हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के पास सबसे बड़ा धमाका। जी हां दोस्तों, दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुआ है चश्मदीद ने बताई आंखों देखी फोर्स तैनात, स्पेशल सेल की टीम पहुंची मौके पर। बताएंगे दोस्तों क्या है ये सबसे बड़ी खबर, किस बात का हुआ खुलासा इस पर। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर 11 जगह रखे बम, इस्तीफा दें सीतारमण, आरबीआई कार्यालय समेत कई बैंकों को धमाके से उड़ाने की दी गई है धमकी। जी हां, साथ ही साथ बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से की फोन पर बात। और पुंछ में बड़े आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर जा रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, क्या है उनका प्लान, क्या होने वाला है कुछ बड़ा। एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के पास बड़ा धमाका, चश्मदीद ने बताई आंखों देखी फोर्स तैनात। दरअसल दिल्ली के चाणक्यपुरी क्षेत्र स्थित इजरायल एम्बेसी के नजदीक मंगलवार को एक धमाके की सूचना से अफरा तफरी मच गई है। हालांकि धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। विस्फोट की सूचना मिलते ही स्पेशल सेल की टीम मौके पर तैनात कर दी गई। इलाके की सघन जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इजरायल एम्बेसी के पास एक ब्लास्ट कॉल के बाद इजरायली राजदूत को संबोधित एक पत्र मिला है। इस कथित ब्लास्ट की सूचना तब सामने आई है जब इजरायल गाजा के फलस्तीनी क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले इस्लामी समूह हमास के साथ शस्त्र संघर्ष में लगा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीआर कॉल पर शाम करीब 5:10 पर दूतावास के नजदीक धमाके की सूचना मिली। दिल्ली फायर सर्विसेज के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि उन्हें एक फोन आया जिसमें दूतावास के पास बम विस्फोट की सूचना दी गई। गर्ग ने कहा कि अभी तक स्थान पर कुछ भी नहीं मिला। तो उधर इजरायल दूतावास के प्रवक्ता गाई नीर ने कहा कि मंगलवार शाम को भारतीय राजधानी में दूतावास के पास एक विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद इसके सभी कर्मचारी सुरक्षित थे। आगे कहा कि हम पुष्टि कर सकते हैं कि लगभग 5:20 पर दूतावास के नजदीक एक विस्फोट हुआ था। उन्होंने कहा कि इजरायली अधिकारी विस्फोट के कारणों की जांच के लिए अपने भारतीय समकक्षों के साथ सहयोग कर रहे हैं। जी हां, तो वहीं एक चश्मदीद ने बताया कि उसने भी तेज आवाज सुनी। आगे कहा कि ये शाम करीब 5 बजे हुआ, मैं अपनी ड्यूटी पर था और एक बड़ी आवाज सुनी। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक पेड़ के ऊपर से धुआं निकल रहा है। मैंने बस इतना ही देखा। पुलिस ने मेरा बयान ले लिया है। बहरहाल आपको बता दें कि मौके पर स्पेशल सेल की टीम पहुंच चुकी है और घटना की जांच की जा रही है। दोस्तों, मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच की जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि ये धमाका इस बड़ी धमकी के बाद आया है जहां पर 11 जगह रखे हैं बम, इस्तीफा दें सीतारमण, आरबीआई कार्यालय समेत कई बैंकों को धमाके से उड़ाने की दी गई है धमकी। जी हां, निर्मला सीतारमण व आरबीआई गवर्नर इस्तीफा दें, अन्यथा आरबीआई मुंबई सहित 11 बड़े बैंकों को बम से उड़ा देंगे। जी हां, ईमेल से आया धमकी भरा संदेश। बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सहित देश के 11 बैंक्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आरबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई सहित मुंबई के 11 परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफा की मांग की गई है। एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में बम से उड़ाने की धमकी संबंधित अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि ईमेल से मुंबई के 11 लोकेशंस को उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के इस्तीफा की मांग की है। पुलिस ने बताया कि ईमेल के बारे में जानकारी मिलने के बाद मुंबई के महत्वपूर्ण जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिला। और दोस्तों, इस ईमेल की जांच की जा रही है। लेकिन ये धमकी आना, उसके बाद दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में धमाका, आखिर क्या इनके तार एक दूसरे से जुड़ते तो नहीं दिखाई दे रहे। बहरहाल आपकी इस पर जो भी राय हो बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से की फोन पर बात। इस मुद्दे पर जताई चिंता। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच डेवलपमेंट को लेकर बात हुई और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के भविष्य पर चर्चा हुई। इसके अलावा दोनों नेताओं ने इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने पश्चिम एशिया की स्थिति, विशेषकर आतंकवाद, हिंसा और नागरिक जीवन की हानि पर चिंता व्यक्त की। साथ ही पीएम मोदी और मोहम्मद बिन सलमान ने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर भी सहमति जताई। जी हां, पीएम मोदी ने इस बातचीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और सऊदी अरबिया के बीच रणनीतिक
रणनीतिक साझेदारी का भविष्य पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया और आतंकवाद, हिंसा और नागरिक जीवन के नुकसान के बारे में चिंता व्यक्त की। क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पुंछ में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, ग्रामीणों से भी करेंगे मुलाकात। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को राज्य का दौरा करने वाले हैं। वो राजौरी और पुंछ जाएंगे। बता दें कि पुंछ में सेना के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था। इसके बाद सेना प्रमुख ने भी दोनों जिलों का दौरा किया था। तो वहीं कम से कम 1 दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। लगातार 6वें दिन भी सेना ने आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। बता दें कि अब पुंछ और राजौरी में बने हालात का जायजा लेने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। वो जवानों और अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ग्रामीणों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री 16 कॉर्प्स कमांडर के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करेंगे। जी हाँ, इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि राजनाथ सिंह ने इससे पहले जहाजों पर हुए हमले पर आग बबूला होते हुए बड़ा बयान दिया था और कहा था कि हम उन्हें समुद्र की गहराइयों से भी खोज लाएंगे जिसने ये अटैक किया है। जी हाँ, अरब सागर में भारत आ रहे जहाजों पर ड्रोन हमला होने को लेकर भारत ने भारी सख्ती दिखाई और पहली बार भारत सरकार की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है, हम उन्हें समुद्र की गहराई से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अगली खबर बता दें, जहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भगवान की फिलॉसफी पर क्या बोल गए राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर मच गया बवाल। बता दें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की बातचीत का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस क्लिप में राहुल गांधी शिव और विष्णु भगवान के दर्शन पर बोल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जन्म और मृत्यु को लेकर जिस तरह की बातें कही, उससे यूजर्स कांग्रेस नेता की आलोचना कर रहे हैं। वायनाड के सांसद राहुल गांधी के वायरल वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि वे जीवन और मृत्यु की दार्शनिक अवधारणा बता रहे हैं, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की जा रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के युवा छात्रों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने उत्पादन के लोकतांत्रिक मॉडल और हर बात को गहराई से सुनने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारत की समृद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं के बारे में बात की है, लेकिन उनके विचारों पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि क्या आप भारत में 2 केंद्रीय दर्शनों को जानते हैं? पश्चिम में यहूदी ईसाई धर्म में एक बात कॉमन है कि आप पैदा होते हैं, आप मरते हैं। आप कभी सभी सोचते हैं कि आप मर जाते हैं, ठीक है, हर कोई सोचता है कि आप मर गए और हर कोई सोचता है कि आप पैदा हुए थे, है ना। लेकिन भारत में 2 दर्शन है, जिसमें से एक कहता है कि आप कभी नहीं मरते हैं, दूसरा कहता है कि आप कभी पैदा नहीं होते। शिव का दर्शन कहता है कि आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं और आपका अस्तित्व नहीं है, जबकि विष्णु का दर्शन कहता है कि आप कभी मरते ही नहीं, सब इधर उधर से भागकर उन्हीं में समाहित हो जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर लोगों ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की और एक से एक मीम्स बनाए दोस्तों, जिसमें लोगों ने एक से एक बातें क्या करके तंज कसी है, जो हम स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम कट्टरपंथियों को लुभाने में जुटी शेख हसीना, क्या हिंदू खतरे में? बता दें, बांग्लादेश में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं। इस बीच ऐसी खबर आ रही है कि सत्ताधारी पार्टी अब मुस्लिम कट्टरपंथियों को लुभाने में जुट गई है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की छवि अल्पसंख्यकों के प्रति नरम रुख रखने वाली रही है। इस बीच सरकार के बदले एजेंडे से वहां रह रहे हिंदुओं की चिंताओं को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है। पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर अन्याय और उत्पीड़न इस कदर हुआ है कि वहां हिंदुओं की आबादी बेहद कम हो चुकी है। जी हाँ, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 1951 में 22% थी। ये 2022 में घटकर 8% से भी कम हो गई है। वहीं अगर मुसलमानों की बात की जाए तो 1951 में वहां मुसलमानों की आबादी 76% थी, अब ये 91% से भी अधिक हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल वाकई में बांग्लादेश में भी हिंदू खतरे में नजर आते दिखाई दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में चुनाव से पहले इमरान खान को बड़ी राहत, कानूनी लड़ाई में वापस मिला बल्ला। जी हाँ, पाकिस्तान में अगले साल 8 फरवरी को होने जा रहे आम चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। पेशावर हाईकोर्ट ने उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चुनाव चिन्ह पर लगी रोक को हटा दिया है। पेशावर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करते हुए पीटीआई के चुनाव चिन्ह क्रिकेट बैट को बहाल कर दिया है। कोर्ट ने पीटीआई के आंतरिक चुनाव असंवैधानिक बताने के आयोग के फैसले को भी रद्द कर दिया है। बता दें कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने आयोग के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। जस्टिस कामरान हयात ने पीटीआई की इस याचिका पर फैसला
सुनाते हुए ये आदेश दिया है। अगली खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम एक और डिजिटल रिकॉर्ड, यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 20 मिलियन के हुई पार। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खाते में एक और उपलब्धि हासिल हो गई है, एक और उपलब्धि जुड़ गई है। प्रधानमंत्री के निजी यूट्यूब चैनल पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर की संख्या पार हो चुकी है। 20 मिलियन सब्सक्राइबर वाले वो इकलौता नेता बन रिकॉर्ड बना गए हैं। 20 मिलियन सब्सक्राइबर वाले वो इकलौता नेता बन रिकॉर्ड बनाकर पूरी दुनिया में नंबर 1 बन चुके हैं। भारत में किसी भी नेता के यूट्यूब पर इतने सब्सक्राइबर्स की संख्या नहीं है। दरअसल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पर जोर देने के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर उपयोग भी किया। ऐसे में कांग्रेचुलेशन पीएम मोदी जी का नाम मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं 30 देश, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का सबसे बड़ा दावा। जी हां, अमेरिका के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को कहा कि 30 देशों ने ब्रिक्स ग्रुप के साथ साझेदारी संबंध स्थापित करने में अपनी इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि अगले साल अक्टूबर में रूसी शहर कजान में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इससे जुड़े समाधानों पर चर्चा की जाएगी। विदेश में हम वतन लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन पर संयुक्त रशिया आयोग के एक सत्र को संबोधित करते हुए लावरोव ने कहा कि ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका वाले 5 देशों के समूह से जुड़ने की इच्छा कई देशों ने जताई है। रूसी मंत्री ने कहा कि इसका मतलब यह है कि ब्रिक्स वास्तव में लोकतांत्रिक और पारस्परिक रूप से सम्मानजनक आधार पर काम कर रहा है। इसी साल 22 से 24 जून तक दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने 1 जनवरी 2024 अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात को नए सदस्यों के रूप में जोड़ने पर सहमति व्यक्त की। अगली खबर बता दें, ड्रैगन की ड्रोन पावर से अमेरिका भी घबराया। यूएई की मदद से चीन और पाकिस्तान को ढेर करेगा अपना भारत। जी हां दोस्तों, चीन की बढ़ती ड्रोन पावर को अमेरिका बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है। चीन की सेना तकनीकी तौर पर खुद को अपग्रेड करने में लगी है, जिसे लेकर अमेरिकी एजेंसियों को लगता है कि वो ताइवान और सैन्य बेस में अमेरिका से मुकाबले के लिए ऐसा कर रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में नजर रखने के लिए भी चीन अपनी क्षमता बढ़ाने में लगा है। ऐसे में ये भारत के लिए भी चिंता की बात है। हालांकि भारतीय सेना पर दिन ज्यादा पावरफुल हो रहा है और सैन्य शक्तियां बढ़ाने के लिए भी अब उसने आत्मनिर्भरता बढ़ाई है। जी हां, अगली खबर बता दें, रशिया के कब्जे वाले क्रीमिया में फिर यूक्रेन ने किया बड़ा हमला, नौसैनिक जहाज को किया तबाह। जी हां, यूक्रेन ने क्रीमिया में रूसी नौसेना के युद्धपोत को हमले में उड़ा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक फियोदोसिया बंदरगाह पर एक बड़े रूसी लैंडिंग जहाज को तबाह कर दिया गया। इस हमले में एक रूसी व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके अलावा 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। रशिया ने इस हमले की पुष्टि की है। इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा कि बड़े लैंडिंग जहाज नोवोरोचस्क पर गाइडेड मिसाइल से लैस यूक्रेनी विमान ने हमला कर दिया था। इससे जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। क्रीमिया के रशिया द्वारा स्थापित गवर्नर सर्गेई अक्सियोनोव ने टेलीग्राम पर कहा कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। अगली खबर बता दें, अपने सैनिकों पर हमले से बौखलाए बाइडेन, ईरानी मिलिशिया समूहों पर हमले का दिया आदेश। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उत्तरी इराक में अपने सैनिकों पर हुए हमले से बौखला गए। उन्होंने उत्तरी इराक में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने के बाद ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों के खिलाफ जवाबी हमले का आदेश दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कहा कि सोमवार को हुए हमले में अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। ईरान समर्थित मिलिशिया कतैब हिजबुल्लाह और इससे संबद्ध समूहों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। अमेरिकी राष्ट्रपति को सोमवार को हमले की सूचना दी गई, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन को जवाबी कार्रवाई का विकल्प अपनाने का आदेश दिया। रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन और राष्ट्रीय सुरक्षा दल ने तुरंत योजना बनाई। बाद में बाइडेन ने कतैब, हिजबुल्लाह और इससे संबद्ध समूहों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 3 स्थानों पर हमले का निर्देश दिया। अगली खबर बता दें, क्या बांग्लादेश की तरह अलग देश बनेगा बलूचिस्तान? क्या भारत निभाने वाला है महत्वपूर्ण भूमिका? पाकिस्तानी अवाम ने ऐसे बयान दिए हैं। बता दें, इस वक्त पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बलूच लोगों का पाकिस्तानी सरकार पर आरोप है कि वे बलूच पुरुषों का अपहरण कर रहे हैं और मार दे रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के जवान बलूच महिलाओं पर भी काफी अत्याचार कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करते हुए पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने आवाम से प्रतिक्रिया ली। उन्होंने आवाम से सवाल किया कि बलूचिस्तान के लोग जिस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उससे दूसरा बांग्लादेश बनने के आसार दिख रहे हैं? ऐसे में पाकिस्तानी अवाम ने बलूचिस्तान के समर्थन पर कहा कि जिस तरह के हक पाकिस्तान के बाकी लोगों को दिए जा रहे हैं, वैसे ही हक बलूचिस्तान के लोगों को भी दिए जाने चाहिए। पाकिस्तान के पूरे इलाके में बलूचिस्तान से ही नेचुरल गैस और तेल भेजे जाते हैं, इसके बावजूद उन्हें ही हक नहीं दिया जाता। अगली खबर की बात करें, जहां भारत में आजमाए चुनावी तिकड़म के
के भरोसे हाफिज सईद आखिर बेटे को एमपी बनाने के लिए कौन कौन सी तरकीब अपना रहा बता दे। 26/11 के मुंबई हमलों का मास्टर माइंड और आतंकी हाफिज सईद ने अपने बेटे तलहा सईद को पाकिस्तान के संसदीय चुनाव में लाहौर की NA 127 सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहां 8 फरवरी 2024 को चुनाव होने वाले हैं। पेशे से लेक्चरर तलहा सईद ने PMML पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। PMML का पूरा नाम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग होता है। ये नाम पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी PMLN से मिलता जुलता है। हैरत की बात यह है कि PMML के अध्यक्ष खालिद मसूद सिंधु को भी उसी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है जहां से नवाज शरीफ भी मैदान में हैं। ये दोनों नेता लाहौर की NA 130 सीट से उम्मीदवार है। ये संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। हाफिज सईद ने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि लोग नवाज शरीफ और PMML पार्टी के नाम में कंफ्यूज होकर उसे वोट कर दें। 2024 के चुनावों के लिए ही MML पर प्रतिबंध के कारण PMML का गठन किया गया है। जी हाँ, बता दें कि हाफिज मोहम्मद सईद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का संस्थापक और वर्तमान में जमात उद दावा से संबंधित है। वो फिलहाल जेल में बंद है। ये भारत की सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची में शामिल है। उसका बेटा तलहा सईद आतंकियों को भर्ती करने, धन जुटाने के अलावा भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों पर हमले की योजना बनाता रहता है। पाकिस्तान में उसकी आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं है। अपनी सभाओं में तलहा भारत, इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ जिहाद की धमकी देता रहता है। और अब ऐसे में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। और चुनाव किस बेसिस पर लड़ रहा है तो वो भारत में आजमाए चुनावी टिकटम के भरोसे जीतने की कोशिश में लगा है। अगली खबर की बात करें, जहां एक तरफ आतंकी का बेटा पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहा है, अगर वो जीत गया तो भारत को वाकई में दोस्तों खतरे में डाल देगा। तो दूसरी तरफ ये सब देखने के बावजूद भी कश्मीर के पूर्व CM अब्दुल्ला दे रहे हैं ऐसा बयान कि आप भी कहेंगे क्यों अब्दुल्ला। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में कहा था कि ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अब अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती। ये और बात है कि इंडिया गठबंधन के कई नेता आज भी न केवल इसकी वापसी बल्कि कश्मीर मामले में पाकिस्तान को चौधरी बनाने की वकालत करते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला भी उनमें हैं। मंगलवार को भी उन्होंने बेहद उकसाऊ बयान दिया। अब्दुल्ला ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू नहीं करता है तो कश्मीर गाजा बन जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अब्दुल्ला की तरह PDP चीफ महबूबा मुफ्ती भी कश्मीर में कुछ भी होने पर पाकिस्तान को बीच में लाने की बात करती है। ये जानने के बावजूद भी कि पाकिस्तान भारत का कभी भी भला नहीं सोच सकता, बार बार दोनों दुश्मन के साथ रिश्ते सुधारने की अपील करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? इन दोनों को कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। जो भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश से बातचीत बढ़ाने की बात करते हैं। अगली खबर की बात करें, जहां बाइडेन से बेहतर अमेरिकी प्रेसिडेंट साबित होंगी ये भारतवंशी पूर्व राष्ट्रपति, ट्रंप ने बताई इसकी वजह है। जी हां, अगला साल चुनावी साल होगा। दुनिया भर के कई देशों में 2024 में चुनाव होंगे, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका में अगले साल होने जा रहा राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प होता नजर आ रहा है। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि मौजूदा समय में एक उम्मीदवार ऐसा है जो बाइडेन से बेहतर राष्ट्रपति साबित हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस अपने बॉस जो बाइडेन से बेहतर साबित होंगी राष्ट्रपति के तौर में। उन्होंने कहा कि बाइडेन से खराब राष्ट्रपति अमेरिकी इतिहास में रहा ही नहीं। उनकी उम्र को लेकर वो कई बार आलोचकों के निशाने पर रहे हैं, जिस वजह से हैरिस पर एक तरह से काम का दबाव बढ़ा है। ट्रंप ने एक रेडियो कार्यक्रम में ये बात कही है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, नए साल में इसरो का नया मिशन, चंद्रमा और सूरज के बाद अब खुलेंगे ब्लैक होल के राज। जी हाँ, चंद्रमा और सूरज के बाद अब इसरो ने सौर मंडल के राज जानने के लिए एक नया मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के जरिए ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन्स स्टार्स की स्टडी की जाएगी। ये देश का पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट होगा जो 1 जनवरी को रवाना होगा। इसरो ने बताया कि एक्सपोसैट मिशन PSLV रॉकेट के जरिए सुबह 9:10 पर उड़ान भरेगा। गौरतलब है कि साल 2023 इसरो के लिए कई अहम सफलताओं वाला रहा है। अगली खबर बता दें, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला, IPL से पूरी तरह बाहर होगा चीन। जी हाँ, क्रिकेट फैंस इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2024 सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में IPL के अगले सीजन को लेकर मिनी ऑक्शन हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने जमकर कमाई की। स्टार्क IPL इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर बन गए हैं। मगर अब इन सब के इतर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अगले 4 साल के लिए IPL को लेकर नया टाइटल स्पॉन्सर ढूंढ रहा है। मगर यहीं BCCI ने अपना असली खेल खेला है। BCCI ने टेंडर जारी करने के दौरान ही एक कड़ी शर्त भी रख दी। क्रिक बज के मुताबिक BCCI ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वही कंपनी टेंडर डाल सकती है जिसके भारत के साथ अच्छे संबंध हो। इन देशों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं है, उन देशों से संबंध रखने या वहां की किसी कंपनी को तवज्जो नहीं दी जाएगी।
कि इसका मतलब है कि चीन का पत्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। क्या बीसीसीआई के इस फैसले का आप भी समर्थन करेंगे दोस्तों? बताइएगा जरूर कमेंट में, और सामने लाइक का बटन है प्लीज दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां गोवा एयरपोर्ट पर फिसला फाइटर जेट, घंटों बंद रहा रनवे, 16 फ्लाइट्स करनी पड़ गई डाइवर्ट। जी हां, गोवा एयरपोर्ट में MiG-29 के फाइटर विमान का टायर फट गया। इसके चलते अधिकारियों को एयरपोर्ट का रनवे करीब 2 घंटे के लिए बंद करना पड़ गया। अधिकारियों ने बताया कि रनवे बंद होने से करीब 16 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा विमान के नियमित उड़ान भरने से ठीक पहले हुआ। अगली खबर बता दें, बंगाल बीजेपी के लिए अमित शाह ने सेट किया टारगेट, कहा पहले यहाँ रविंद्र संगीत सुनाई देता था, आज धमाके की आवाज सुनाई देती है। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का मंगलवार को आरोप लगाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के आम चुनाव में राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 से अधिक सीटें जीतेगी। भाजपा सूत्रों ने बताया कि शाह ने प्रदेश भाजपा के सोशल मीडिया और IT प्रकोष्ठ के सदस्यों की एक बैठक को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि राज्य से एकत्र किए गए कट मनी का इस्तेमाल विदेशों में आलीशान मकान खरीदने के लिए किया जाता है, लेकिन वही लोग यहाँ चप्पल में घूमते हैं। जी हाँ, सूत्रों के अनुसार अमित शाह जी ने कहा कि लोग अब इन बातों से धोखा नहीं खाएंगे और तृणमूल कांग्रेस सरकार के काम के लिए जवाबदेही मांगेंगे। महुआ मोइत्रा का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष करते हुए शाह ने आरोप लगाया कि उन्होंने उपहारों के बदले उद्यमियों के साथ संसद पोर्टल का अपने पासवर्ड साझा किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनका बचाव किया। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां विनेश फोगाट ने लौटाया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड। पीएम मोदी को लेटर में लिखा, आपके घर की बेटी हालत बता रही। जी हां, भारतीय कुश्ती का स्वर्णिम इतिहास लिखने वाली पहलवान बेटियां न्याय के लिए एक एक हार मानने लगी हैं। कुश्ती फेडरेशन में यौन शोषण के आरोपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के चेले संजय सिंह के जीतने के बाद साक्षी मलिक ने रोते हुए संन्यास का ऐलान किया था, तो समर्थन में बजरंग पुनिया और गूंगा पहलवान ने अपना पद्मश्री लौटा दिया था। अब विनेश फोगाट ने अपना मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटा दिया है। फोगाट ने पीएम मोदी को मानवीय लेटर भी लिखा है। पीएम मोदी को लिखे लेटर में विनेश फोगाट ने कई सवाल किए हैं। उन्होंने लिखा कि साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी और बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री लौटा दिया है। पूरा देश जानता है कि देश के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का ये सब करने के लिए क्यों मजबूर किया गया, और आप देश के मुखिया हैं तो ये बात आप तक भी पहुंची होगी। आपके घर की बेटी आपको हालात बताने के लिए पत्र लिख रही है। विनेश ने लिखा कि मुझे याद है साल 2016 जब साक्षी मलिक ने ओलंपिक में पदक जीता था तो आपकी सरकार ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया था। जब इसकी घोषणा की गई थी तो देश की सभी महिला खिलाड़ी खुश थी और बधाई दे रही थी। आज जब से साक्षी को कुश्ती छोड़नी पड़ी मुझे वो साल बार बार याद आ रहा है। क्या हम महिला खिलाड़ी केवल सरकारी विज्ञापनों में दिखने के लिए ही बने हैं? साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को राहुल गांधी की हिदायत, कहा अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हां, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नेता पार्टी नेतृत्व को हल्के में ना ले। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि उनका निशाना नवजोत सिंह सिद्धू पर था। अगली खबर की बात करें, जहां बीजेपी नेता अनुपम हाजरा को राष्ट्रीय मंत्री पद से हटाया गया। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया बड़ा निर्देश। बीजेपी नेता अनुपम हाजरा को राष्ट्रीय मंत्री पद से हटा दिया गया है। यह जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पत्र जरिए घोषणा की है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, राम मंदिर के लिए शहादत देने वाले कोठारी बंधुओं सहित अन्य सभी राम भक्तों के लिए अयोध्या में बनेगा मेमोरियल। अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। 22 जनवरी 2024 को हजारों मेहमानों की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देश के करोड़ों लोग इस पल के गवाह बनेंगे। अब ऐसे में योगी जी ने एक बड़ा ऐलान किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर के लिए अपनी जान गंवाने वाले राम भक्तों की याद में अयोध्या में मेमोरियल बनाया जाएगा। यहाँ कोठारी बंधुओं से लेकर उस हर राम भक्त को सम्मान दिया जाएगा जिसने राम मंदिर के लिए शहादत दी। साथ ही साथ अंतिम खबर बता दें, युवाओं को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, यूपी कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थे भी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों भाइयों में साथियों में रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।